everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope so you are all doing great. In this video lecture we are going to study our class 10th chapter number 5, which is Glimpses of India. This chapter is basically divided into 3 parts as shown here. First is A Baker from Goa, second is Kurg, third is Tree from Assam. The first part is A Baker from Goa. इसको हम आज वाली वीडियो लेक्चर के अंदर ही स्टडी करने वाले हैं. ये जो पार्ट है ये लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज ने. सो बेसिकली आपको चैप्टर के राइटर्स का नेम भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बोर्ड्स के अंदर पूछ लिया जाता है सीबीएसई के द्वारा कि राइटर का नेम बताइए, चैप्टर किसने राइट किया. तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको ये तीनों नेम्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए. ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब चैप्टर का पार्ट नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली. तो चलिए आज हम इस पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वीडियो अच्छा लगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट दिखाइएगा. तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम. येस, तो आज जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ये हम स्टडी कर रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा. This is a pen portrait of traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. So basically मैं आपको बता देती हूँ कि बेसिकली इस स्टोरी में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, है ना, क्या इसका मतलब लिंक है, वो सब मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ ब्रीफ में, छोटे में. सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बेकर है. इस स्टोरी के अंदर एक बेकर है जो कि गोवा से बिलोंग करता है. ठीक है, इस स्टोरी के अंदर क्या एक बेकर है जो कि गोवा से बिलोंग कर रहे हैं, और ये जो बेकर है ये गांव में जाता है और अपने ब्रेड्स को बेचता है ना, अपने सामान को बेचता है. ठीक है, तो हम उसी को ही पढ़ेंगे, अब आगे स्टडी करेंगे. तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में अब हम स्टडी करना स्टार्ट करते हैं. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनको भी हम समझेंगे. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली. तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मीनिंग होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ पास्ट, यानी कि कोई चीज़ पास्ट में हुई है उसके बारे में अगर हम सोचे ही जा रहे हैं तो रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली इसको हम कहते हैं कि कुछ पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना. आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड. कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, अब जो बड़े हो गए हैं, वो जब छोटे बच्चे थे वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं. उन पुराने दिनों को, पोर्टुगीज डेज़ को, जब बेकर जो था वो गांव में आता था और लव्स ऑफ ब्रेड को बेचता था, जो कि फेमस थे काफ़ी. सो जो छोटे बच्चे थे, जब अब तो वो बड़े हो गए हैं, बट जब वो छोटे बच्चे थे तो वो अपनी पास्ट को याद कर रहे हैं कि एक हमारे गाँव में एक बेकर आता था जो कि लव्स ऑफ ब्रेड को बेचता था, सेल करता था, जो कि लव्स ऑफ ब्रेड काफ़ी ज़्यादा फेमस थे. पोर्टुगीज डेज़ होता है पुराने दिन, जो कि जो राइटर हैं हमारे वो याद कर रहे हैं अपने पास्ट के बारे में. बेसिकली जो स्टोरी है ये बीते हुए पास्ट की है. जैसे अब आप बड़े हो गए हैं, 10th में हो गए हैं, जो भी आपके बचपन में हुआ है अगर आप वो याद करते हैं, इसी तरीके से ये भी अपना बचपन जो है वो याद कर रहे हैं. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. कहता है कि जो loaves of bread खाते थे जो लोग, वो बेशक ख़त्म हो गए हों, अब ना रहे हों धरती पर, बट जो बनाने वाले हैं ब्रेड की loaves को, जो बनाते थे, जो बेकर्स थे, वो अभी भी हैं यहाँ पर हमारी धरती पर. खाने वाले बेशक ख़त्म हो गए हों loaves of bread को, बट जो मेकर्स थे, जो उस चीज़ को बनाते थे, वो अभी भी हमारी धरती पर हैं. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लव्स. कहते हैं कि हमारे आसपास अभी भी मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, और वो लोग हैं जो उस लव्स को बेक करके बेचते थे. यानी कि बेसिकली राइटर जो हैं हमारे वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं, वो अपने बचपन को याद कर रहे हैं, अपनी गांव की लाइफ को रिमेंबर कर रहे हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे गांव में बेकर आता था जो कि ब्रेड की लव्स को सेल करता था, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी. तो फिर वो कहते हैं हमारे राइटर कि जो खाने वाले थे, जो फेमस लव्स ऑफ ब्रेड खाते थे, वो बेशक ख़त्म हो गए हों, बट जो बनाने वाले हैं उनको वो ख़त्म नहीं हुए हैं.
वो मिक्सर्स जो मिक्स करते थे मटेरियल, मोल्डर्स और जो बेक करते थे लोव्स को, सभी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब कहता है दोज एज गोल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। कहता है कि पुरानी से पुरानी जो फर्नेसेस हैं, यानी कि गैस जो होती है बेसिकली जिस पे हम खाना वाना बनाते हैं, ऐसी चीज़ें चूल्हे टाइप, वो अभी भी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। जो हम फायर जलाते थे फर्नेसेस में वो अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, यानी कि फर्नेसेस अभी भी हमारी प्रेजेंट है। वो पुरानी चीज़ें हैं बट अभी भी अवेलेबल हैं। अब ये कह रहे हैं द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। हेराल्डिंग का मीनिंग एनसीईआरटी ने मेंशन किया अनाउंसिंग, यानी कि कोई चीज़ अनाउंस करना। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। कहता है कि जब गांव के अंदर बेकर एंट्री करता था तो उसकी जो थर्ड और जिंगल, यानी कि जो उसकी आवाज़ है वो बुलाता था लोगों को, अनाउंस करता था, है ना, कि आ जाओ जाओ बेचने वाला आ गया। जैसे सब्ज़ी वाला होता है, वो सब्ज़ी बेचता है, ठीक है, तो वो बेचता है तो क्या करता है, वो यही कहते हैं ना, आलू, तोरी, बैंगन, घिया। तो इसी तरीके से जब बेकर गांव के अंदर एंट्री करता था तो वो भी बुलाता था, अनाउंस करता था अपनी चीज़ों को कि चलो चलो आ जाओ, ब्रेड ले लो, लॉव्स ऑफ ब्रेड ले लो, ब्रेड आगे, ब्रेड आगे। हेराल्डिंग का मीनिंग होता है अनाउंसिंग, यानी कि कोई चीज़ अनाउंस करना, बताना, ठीक है जी। तो आज भी वो जो आवाज़ है वो कुछ जगहों पर आज भी सुनने को मिलती है। Maybe the father is not alive but the son still carries on the family profession। कहता है कि जो बेकर था उनके बेशक जो फादर थे वो अलाइव ना हो आज, बट जो सन है, जो बेटा है, बेकर का जो बेटा है, उन्होंने अपने फैमिली के प्रोफेशन को आगे बढ़ाया, लेकर के आए, ठीक है। कहता है कि जो फादर है वो बेशक ना भी अभी हों अर्थ पर, अलाइव ना हो, बट जो सन है उन्होंने अपना आगे यही प्रोफेशन, जो उसके डैड का प्रोफेशन था, उसी प्रोफेशन को आगे उन्होंने बिल्डअप किया। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पादेर इन गोवा। ये जो बेकर्स हैं ये आज भी गोवा में पादेर के नाम से जाने जाते हैं, पादेर, ठीक है। गोवा में बेसिकली जो बेकर्स हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, पादेर, ये जो बेकर्स हैं, ठीक है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब आगे डिस्कशन हम करते हैं, कंटिन्यू। अब कहता है ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा। कहता है जब हम बचपना अपना स्पेंड कर रहे थे गोवा के अंदर, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। कहता है कि जब हम अपने बचपने में थे, जब हम छोटे बच्चे थे, तो जो बेकर था वो हमारा फ्रेंड था, हमारा कंपेनियन था, यानी कि हमें गाइड करता था, हमसे बड़ा बन के हमें कुछ समझाता था, अच्छी शिक्षा देना किसी को, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम बचपने में थे तो जब बेकर आते थे वो हमारे फ्रेंड भी होते थे, हमारे कंपेनियन भी होते थे और हमें गाइड भी करते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। जो बेकर्स हैं वो बेसिकली एक दिन के अंदर 2 बार आते हैं, ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन के अंदर 2 बार आना। बेकर जो था वो एक मॉर्निंग में आता होता, एक इवनिंग में, ठीक है, 2 बार आना। Once when he set out in the morning on his selling round and then again when he returned after emptying his huge basket। कहता है कि जब वो गांव में एंटर करता था, बेकर जब गोवा के गांव में एंटर करता था तो वो बहुत सारा सामान लेके जाता था, एक बास्केट में खूब सारे लॉव्स ऑफ ब्रेड लेकर के आता था। बट जब वो वापस अपने घर जाता था तो वो बिल्कुल खाली हाथ लौटता था, यानी कि उसकी बास्केट के अंदर एक भी लॉव्स ऑफ ब्रेड नहीं बचते थे। यानी कि उसका कितना ज़्यादा फेमस वो ब्रेड थे, लोगों को बहुत पसंद आते थे कि उसकी बास्केट में कुछ भी नहीं बचता था, वो खाली हाथ लौटता था। जब लेकर के आता था बहुत कुछ होता था, है ना। फिर लोगों ने उसको पसंद करना, फेमस हो गया वो, लोगों को ब्रेड जो उसके पसंद आए तो उसके बास्केट में कुछ भी नहीं बचता था। ये हमारे राइटर ऐसा कहते हैं। उसके बाद देखिए द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो बेकर हैं वो ऐसे एंट्री, बैम्बू होता है ना जो बैम्बू स्टिक, उससे आवाज़ करते थे, उसको ठक ठक ज़मीन पर दबा देते थे, जिसकी वजह से
सभी गांव वालों को पता चल जाता था कि बेकर जो है वो गांव में एंट्री कर चुका है, बेकर जो है वो आ चुका है। और वो अगर सो रहे होते थे ना, गांव के जने अगर सो रहे होते तो भागे भागे जाते थे, क्योंकि उन्हें पता चल जाता था बेकर आ गए, क्योंकि बैम्बू स्टिक का उनको पता चल जाता था। बैम्बू स्टिक से वो उठ जाते थे और भागते थे उसको मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए। वाई वॉज इट सो, बेकर कहता है कि ऐसा न क्यों होता था। वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ, क्या हम इतना ज़्यादा प्यार था लॉफ से, हम इतना ज़्यादा मतलब उसको पसंद करते थे ब्रेड की लॉव्स को। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं था। द लॉव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। कहता है कि जो लॉव्स हैं वो कौन लेकर के आता था, पैस्किन और बेस्टिन। ये कौन है, जो मेड्स होती हैं ना हाउस के अंदर, ये उनका बता रहे हैं। पैस्किन और बेस्टिन मेड्स थी। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully. कहते हैं कि हम जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करते थे ना, वो ब्रेड के बैंगल्स थे जिसको हमें केयरफुली चूज़ करना होता था। Sometimes it was sweet bread of special make. कहता है कई बार जो ब्रेड थे वो काफ़ी मीठे होते थे, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। अब कहता है The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound of his specially made bamboo staff. जो बेकर है जब वो गांव में एंट्री करता था तो वो म्यूज़िकल एंट्री करता था, यानी कि जो बैम्बू स्टिक है उससे आवाज़ आती है झंग 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 झंग, जिससे कि सारे गांव को पता चल जाता था कि बेकर जो है वो आ चुका है। One hand supported the basket on his hand and the other banged the bamboo on the ground. जो बेकर जब एंट्री करता था तो वो कैसे करता था, एक जो हाथ है उसके अंदर वो बास्केट को सपोर्ट करता था, उसके अंदर वो बास्केट पकड़ता था, दूसरा जो हैंड है उसको वो बैम्बू जो है वो ग्राउंड के ऊपर उससे खड़ा करता था। तो दोनों हाथ उसके फ्री नहीं होते थे, दोनों में ही वो कुछ कुछ रखता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। जब भी वो एंट्री करता था, जो वो लेडी होती है हाउस की औरत होती है, उसको वो कहता था गुड मॉर्निंग सभी को, और फिर वो अपनी वर्टिकल बैम्बू को खड़ा कर लेता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक एंड द लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। कहता है कि जो हम बच्चे होते थे ना, थोड़ी बहुत डांट से उनको अंदर भगा दिया जाता था क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती थी, और लव्स जो थे वो हमारे सर्वेंट लेकर के आते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर कभी हमने हार नहीं मानी, है ना। We would climb a bench or a parapet and peep into basket somehow. कहता है कि हम बेंच को क्लाइंब करके और पैरापेट एंड पीप इनटू बास्केट। पैरापेट एंड पीप इनटू बास्केट का मतलब होता है कि बास्केट जैसे खड़ी है ना उसके अंदर झांकना, ठीक है। तो कहता है हम ऐसे उसके अंदर झांकते थे कि वो कब बना के देंगे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लव्स। कहता है कि मुझे आज भी वो फ्रेगनेंस याद है। फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू, है ना। जैसे हम कई बार कुछ भी सब्ज़ी बनाते हैं हमारी मम्मी, तो हम फ्रेगनेंस से पहचान लेते हैं कि अच्छा ये सब्ज़ी बनी है आज, ठीक है। तो इस बेसिस पे लव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। जो लव्स है वो एल्डर्स खाते थे, बड़े लोग, और जो बैंगल्स थे वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वो खाते थे। देन वी डिडंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। कहता है कि हम उनको खाने के लिए, लव्स को, बैंगल्स को खाने के लिए ऐसे ही पहुंच जाते थे, हम ना ब्रश करते थे ना अपना माउथ धोते थे। एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा क्यों करें, हम ब्रश क्यों करें, हम मुंह धो के क्यों जाएं। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश एंड वाई वॉज इट नेसेसरी। कहता है टूथब्रश करना इतना नेसेसरी है भी क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। राइटर कहते हैं हमारे जो टाइगर है वो भी तो कभी अपने दांतों को साफ़ नहीं करता है, तो हम ही क्यों करें। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। राइटर कहते हैं कि अगर हम गर्म चाय पियेंगे तो वो हमारा वॉश भी कर देगी दांतों को, क्लीन भी कर देगी नाइसली। अब हमारी एनसीईआरटी में रिब्यूक और फ्रेगनेंस का मीनिंग मेंशन है। रिब्यूक का मीनिंग होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल और स्कॉल्डिंग, किसी को डांटना। रिब्यूक होता है किसी को डांटना, फ्रेगनेंस होता है सेंट। आप सभी को पता है कि आप अगर सेंट लगाते होंगे या फिर इत्र, तो वो सब होता है फ्रेगनेंस, खुशबू आना किसी चीज़ की।
अब हमारे राइटर कहते हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज बॉल। कहते हैं कि जो मैरिज में गिफ्ट्स आते हैं वो तब तक मीनिंगलेस होते हैं जब तक उसमें एक स्वीट ब्रेड ना हो जिसका नाम होता है बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फेस्ट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। कहता है कि जो भी पार्टी में अगर हम जा रहे हैं या किसी भी मैरिज में जा रहे हैं, अगर वहाँ ब्रेड नहीं मिल रहा तो सभी जो खुशी होती है वो फीकी पड़ जाती है। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहता है कि ये कोई भी नहीं बता सकता शब्दों में कि एक गांव के लिए बेकर का आना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। कहते हैं कि हमारे गांव में एक ऐसा रिवाज था, जो भी औरत होती थी घर की, अगर उनकी लड़की की एंगेजमेंट है तो वो सैंडविचेस बनाते थे। एंगेजमेंट होती थी ना लड़की की, तो वो सैंडविचेस बनाते थे। Cakes and bolinhas are a must of Christmas as well as other festivals। कहता है जो केक्स है और जो बोलिनहास हैं ये बनती थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्रिसमस पे और जितने भी और फेस्टिवल्स हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि बॉल जो है वो मैरिजेस में देते हैं, केक्स और बोलिनहास बनती है क्रिसमस पे और फेस्टिवल्स पे। Thus the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential। कहता है कि जो प्रेजेंस थी बेकर के आने की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आगे पढ़ते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आई विल गिविंग माई 100%। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। कहता जो बेकर थे या जितने भी ब्रेड बेचने वाले लोग थे वो एक ड्रेस पहनते थे वहाँ पर जिसका नेम था कबाई। ये भी आपको लर्न करना है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। कहता है ये एक सिंगल पीस था, वन पीस होता है जैसे, ऐसे लंबी सी फ्रॉक थी जो कि नीज तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। कहता है कि हमारे बचपने में जो हमने बेकर्स थे वो शर्ट पहने हुए देखे हैं और ट्राउज़र्स पहने हुए देखे हैं जो कि फुल लेंथ से जो छोटे होते थे और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे, मतलब मीडियम सा साइज़। Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that is dressed at a pader। कहता है कि अभी भी, आज भी अगर कोई हमें दिखता है हाफ पैंट में जो कि नीज तक जा रही है उसको हम पादेर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ये ड्रेस थी उनकी। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर है वो अपने बिल्स जो है वो महीने के एंड में ही कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। कहता है हम वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर पेंसिल से ही जो था पूरे मंथ का रिकॉर्ड लिख देते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। कहता है कि पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में जो बेकिंग था वो एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन माना जाता है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। कहता है कि जो बेकर होता है या उसकी फैमिली होती है वो कभी भी भूखे नहीं मरती है। He, his family and his servants always looked happy and prosperous। कहता है कि जो बेकर है या उसकी फैमिली है या उसके जितने भी सर्वेंट्स हैं वो हमेशा हैप्पी और प्रॉस्पेरस ही दिखाई देते हैं, यानी कि पैसे वाले होते हैं। Their plump physique was an open testimony to this। प्लम्प फिजिक का मतलब होता है प्लीसेंटली फैट बॉडी, यानी कि अच्छी बॉडी, हेल्दी बॉडी, सॉरी। प्लम फिजिक यानी कि जो बेकर्स होते हैं उनका जो फिजिक होता है यानी कि जो बॉडी होती है वो प्लम फिजिक होता है, यानी कि हेल्दी बॉडी होती है। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू द बेकर। कहता है कि अभी भी अगर हमें कोई पर्सन दिखे प्लम फिजिक्स जैसा तो उसको भी हम बेकर से ही कंपैरिजन उसका करते हैं कि ये तो बेकर ही होगा। ओपन टेस्टिमनी का मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। ठीक है, सो इस साइड में वर्ड मीनिंग्स हैं, ये आपको रिमेंबर, मतलब आपको एक बार पढ़ लेना है ताकि आपको रट्टा ना लगे, आप हर चीज़ समझ के याद कीजिए। ठीक है, सो बच्चों आज की वीडियो में हमने जो पार्ट नंबर 1 था अ बेकर फ्रॉम गोवा जो कि लिखा हुआ था ल्यूसियो रॉड्रिग्यूज ने, आज हमने पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर का पार्ट नंबर 2 विच इज़ कुर्ग जो कि लोकेश अब्रोल ने लिखा है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे टी फ्रॉम असम जो कि अरूप कुमार दत्ता ने लिखा है। आई होप सो आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए
मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही मेरा वीडियो चैनल पर पोस्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। होप सो आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए बस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आपको मिलें। बाय बाय, टेक केयर।